मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कहना आज आपसे ये है कि सर्दी का मौसम है और गैस के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ज़्यादातर शहरी एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए और मुख्तलिफ अशिया पकाने के लिए, और इसी सूरत हाल के साथ ही गैर मयारी सिलेंडर के इस्तेमाल और बेहतियाती की वजह से सिलेंडर फटने के हादसा बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सिलेंडर का इस्तेमाल भी खैर मजबूरी बन चुकी है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में किया ये जा सकता है। एक तो मोटे लोहे की चादर वाला मयारी सिलेंडर खरीदे, सस्ते के चक्कर में अपनी जिंदगी बिल्कुल दांव पर ना लगाएं। और दूसरा ये कि सिलेंडर को चेक जरूर कर लें कि 1 रोज 2 रोज के बाद के कहीं से गैस लीकेज तो नहीं हो रही। बच्चों को बिल्कुल सिलेंडर के करीब ना जाने दें। और एक और बहुत ही अहम बात वो ये है कि सिलेंडर, चूल्हा या हीटर बंद कमरे में चलाकर कभी भी सोने की गलती मत करें। ऑक्सीजन खत्म होने से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बस ये चंद एहतियातें जरूर बरतें अपनी जिंदगी को महफूज बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करते हैं बागों के शहर के हवाले से। तो शहर अपने फितरी हुस्न को तरसने लगा है हमारा। LWMC अफसरान को शहर की सफाई का कंट्रोल संभाले तीसरा रोज गुजर चुका है और शहर में जगह जगह बिखरा हजारों टन कूड़ा करकट जिम्मेदारान का मुंह चढ़ाने लगा है। और अभी तक साफ करने के लिए कूड़े को कोई खातिर खा इकदाम दिखाई नहीं दे रहे। इमरान मलिक रिपोर्ट में बताएंगे। शहर की सफाई का कंट्रोल LWMC अफसरान के हाथ में। 2 दिनों में 10,000 टन में से सिर्फ 2,117 टन कूड़ा कलेक्शन ही हो सका। 8,500 कूड़ेदान छोटी डंपिंग साइट की मंजर कुशी करने लगे। LWMC वीडियो वॉल रिपोर्ट के मुताबिक गलियों और सड़कों पर एक रोज में 5,000 टन कूड़ा इकट्ठा होता है। 21 दिसंबर को सिर्फ 1,063 टन और 22 दिसंबर को सिर्फ 1,054 टन कूड़ा उठाया जा सका। 590 गाड़ियों की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद शहर को कूड़ा करकट से पाक ना किया जा सका। जगह जगह कूड़े के ढेरों से शहरियों की जिंदगियां अजीरन हो चुकी हैं। शहर की सफाई की अबतर सूरत हाल जूं की तू है, मगर सफाई जिम्मेदारान अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, शहर की सफाई का मामला है, इसी पे मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इमरान मलिक, बताइएगा, अफसरान की जानिब से चार्ज तो संभाला गया, 3 रोज गुजर चुके हैं, उसके साथ साथ 24 तारीख की डेडलाइन दी गई थी कि शहर को जीरो वेस्ट कर दिया जाएगा। आज आखिरी रोज है। कल रात तक क्या शहर जीरो वेस्ट होता दिखाई दे रहा है? हाँ जी, बड़ा अहम सवाल है और इस वाले से जो तैयारियां हैं वो नजर नहीं आ रही, मगर जो हकाइक हैं वो हम साथ साथ बताते जा रहे हैं कि 21 और 22 जो 2 दिन थे उसमें 10,000 टन कूड़ा जो है वो शहर लाहौर का इकट्ठा हुआ। और जो पहले से बैकलॉग चल रहा था उसको भी जो है वो उठाना था, मगर सिर्फ 2,117 टन जो कूड़ा कलेक्शन की गई है। और इस वाले से शहर में जो इस वक्त की सूरत हाल है, 8,000 कंटेनर हैं, 9,300 किलोमीटर की लंबी गलियां हैं, जिसमें 21 और 22 दिसंबर को 198 और 198 ट्रिप्स लगाए गए हैं, जिसमें दोनों दिनों में जो है वो एक दिन में 1,063 टन कूड़ा उठाया गया और दूसरे दिन 1,054 टन कूड़ा उठाया गया है। 590 गाड़ियों का चार्ज भी ले लिया है, मशीनरी इनके पास मौजूद है, मगर शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर जो हैं, मकीनों जो ढेर हैं वो अफसरान को मुंह चढ़ा रहे हैं। मगर इस सूरत हाल में कल तक की जो है रात 12 बजे की डेडलाइन दी गई है और CEO LWMC इमरान अली सुल्तान का दावा है और बड़े डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने कल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि हम बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद जो है सर तोड़ कर जो है वो शहर का एक दफा जीरो वेस्ट करेंगे और 25, 26, 27 को क्रिसमस डे के मौका पर जो छुट्टियां होंगी हमें ये बताइए कि 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने जा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? प्लान तैयार हो गया? शहर किस तरह से साफ होगा? कौन करेगा? जी सिद्रा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही LWMC ने 21 दिसंबर को चार्ज संभाल लिया है और 10 दिन पहले ही तमाम तर मशीनरी अब इनके पास आ चुकी है
और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म एक किस्म का हो गया हुआ है। और अल-बराक ओसबाक इस वाले से एहतजाज भी कर चुके हैं और कल भी उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि हमारे जो वर्कशॉप हैं हमारे मुलाजिम को बाहर निकाला गया, दावा बोला गया और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि मशीनरी के लिए हमने पहले ही स्टे रखा था जिसमें चार्ज तो संभाल लिया LWMC ने। अब अगला प्लान क्या है? किसी और कॉन्ट्रैक्टर को लिया जाएगा, आउटसोर्स किया जाएगा या फिर कंपनी तमाम मामला खुद संभालेगी, अपने मुलाजमीन हायर करेगी? देखिए इसी तरह आउटसोर्स करने के अलावा इनके पास कोई दूसरा हल नहीं है, मगर अभी सूरत हाल ये है कि आउटसोर्स करने के लिए पेचीदगियां भी हैं इनके सामने और उसके लिए एक पूरा तरीकाकार है। मगर उससे पहले अब मशीनरी इनके पास आ चुकी है। पहले जहाँ पे शहर की 2 बार सफाई हुई थी। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद रहे। डिटेल्स बता रहे थे कि अभी तक LWMC के अफसरान की जानिब से कल रात यानी 24 दिसंबर की रात का वादा किया गया है कि शहर को जीरो वेस्ट कर दिया जाएगा। चले हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, देखते हैं कि ये वादा किस हद तक वफा हो पाता है। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ खेल के मैदान की बात करेंगे और बात करेंगे हम क्रिकेट की। दौरा न्यूजीलैंड पर गई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम शुरू दिन से ही हम देख रहे हैं कि मुश्किलात का खासी शिकार रही है। कभी खिलाड़ियों में कोरोना वायरस की तशखीस पाई गई तो कभी कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करना कौमी टीम की जग हसाई की एक वजह बना। गुज़िश्ता रोज खेले जाने वाले तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान की उम्दा बैटिंग की बदौलत न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त तो दे दी, लेकिन ये सीरीज पहले ही पाकिस्तान के हाथों से निकल चुकी थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे T20 मैच में मेजबान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को बासानी 9 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली थी। सीरीज हारना तो एक तरफ, लेकिन कौमी खिलाड़ियों का रवैया सबके लिए हैरत का बायस बना रहा। कौमी टीम मैनेजमेंट, कप्तान और सीनियर खिलाड़ी ऑलराउंडर इमाद वसीम के रवैये से सख्त नाराज, सख्त परेशान दिखाई दिए, जिसकी वजह से दूसरे T20 मैच में इमाद वसीम का ओवर मुकम्मल करने के बाद कप्तान को बताए बगैर ही पट्टे में खिंचाव का बहाना करके ग्राउंड से बाहर चले जाना है और इसी वजह से उन्हें तीसरे T20 मैच से भी बाहर किया गया था। टीम के कप्तान शादाब खान भी इस मामले से लाइल्म निकले, जबकि सीनियर खिलाड़ियों ने शादाब खान से इमाद वसीम के रवैये की मैच के दौरान और ड्रेसिंग रूम जाकर भी शिकायत भी की, जिसके बाद इमाद वसीम के इस रवैये के बाद ड्रेसिंग रूम में मिसबाउल हक की जानिब से खिलाड़ियों को नज़्मो ज़ब्त का ख्याल रखने के हवाले से लेक्चर भी दिया गया। दौरा न्यूजीलैंड के दौरान खिलाड़ियों की जानिब से डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी टीम मैनेजमेंट के लिए दर्द सर बन चुकी है। आखिर ये दौरा कौमी टीम के लिए इम्तिहान क्यों बन गया है? सीनियर खिलाड़ियों की जानिब से ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है? इन सब मामलात पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी तौसीफ अहमद साहब है, साबिक क्रिकेटर हैं। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तौसीफ अहमद साहब, बताइएगा कि अगर किसी खिलाड़ी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है ग्राउंड में, कुछ भी हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, तो रूल्स क्या कहते हैं? उसे कप्तान को बताना है, टीम मैनेजमेंट को बताना है या फिर चुप करके बाहर चले जाना है? देखिए, ये वाकई जो है बड़ा ऐसा इंसिडेंट है जो हमारे लिए आपने खुद कहा कि अच्छा नहीं रहा और हम कंट्रोवर्सीज में बहुत ज्यादा कुछ सालों से चल रहे हैं और इसकी बदनामी हमें क्रिकेट इतनी फतवात हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये जो मसला है ये मेरा ख्याल है ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है और उस वक्त तो डेफिनेटली ग्राउंड में कप्तान मौजूद हैं तो उनको बताना चाहिए था। और दूसरा ये कि इस किस्म की चीजें होना मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं और इमाद वसीम ने जो कुछ किया उनको पनिश हुआ है और मेरा ख्याल है इस पे बोर्ड डेफिनेटली जरूर कोई वो करेगा, बात करेगा कि क्या था, पूछेगा, मैनेजमेंट वहां मौजूद है उससे पूछेगा ये क्या हुआ था। जो वीडियो में हमने जो देखा, जो जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, वो तो जरा बड़ा ऑकवर्ड सा लगा कि हफीज ने उनसे पूछा कि किस तरह जाने दिया और क्या बात है और क्या नहीं, और फिर उन्होंने हेलमेट बाहर फेंका। ये नहीं होना चाहिए। ये तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। मतलब हमें ये बताइए कि आपने माजी में भी क्रिकेट देखी, प्लेयर्स के रवैये भी आपने देखे,
कि इस तरह के मसाइल, रवैयों के जो मसाइल हैं, ये हमेशा से टीम्स में मौजूद रहते हैं या फिर आजकल की क्रिकेट में हमारे क्रिकेटर्स में अदम बर्दाश्त कुछ ज्यादा देखी जा रही है? देखिए, अदम बर्दाश्त तो इसका एक बड़ा वजह मैं आपको बताऊं जो हमारे साथ है कि हमारे पास बैकअप में प्लेयर्स नहीं है, जो हकीकत है। और फिर दूसरे, हम दुबई वगैरह में खेलते रहे, वहां हम जीतते रहे अपनी जगह, लेकिन हमें अगर बेंच पे अम्माद जैसे एक या दो प्लेयर या इस तरह के और भी बैट्समैन या फास्ट बॉलर या और ऑलराउंडर बाहर बैठे हों, तो फिर ये चीजें ना हो, क्योंकि उसे फिक्र हो कि मैं अगर थोड़ा सा कुछ करूंगा तो ये तो खैर बिल्कुल अलग चीज थी। लेकिन परफॉर्मेंस की भी बात कर रहा हूं मैं अभी, क्योंकि हमारे यहाँ परफॉर्मेंस खराब होके फिर भी खेल रहे थे लोग, और पहले भी खेल रहे थे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये उसकी वजह ज्यादा मुझे दिखाई देती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी भी नए लड़के लेके गए, उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की, आप चांस दें, टीम बनेगी इस तरह। वरना अगर ये चीजें हुई तो हम, मेरा ख्याल है, दूसरी तरफ ज्यादा चले जाएंगे। हमें क्रिकेट में वैसे ही हमें मुश्किलात बहुत आई हुई। ठीक, बिल्कुल तौसीफ साहब, बड़ा अच्छा आपने वैलिड पॉइंट उठाया है कि जब हमारे पास उसी लेवल के 3-4 प्लेयर्स जो हैं वो बेंच पे मौजूद होंगे तो फिर प्लेयर को पता होगा कि भाई मुझे परफॉर्म करना है, वरना फिर मैं भी बेंच पे जाके बैठ सकता हूँ। हमारे साथ बिलाल अकील मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, इनसे भी हम बात करेंगे। बिलाल, प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले तो बताइए कि ये टीम मैनेजमेंट भी परेशान है, प्लेयर्स भी परेशान है, प्लेयर्स से किसी से आपका राब्ता हुआ है, उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है इन तमाम सूरत हाल के हवाले से? टीम ज़राए हमारे पास कुछ होते हैं, हमारे अपने कुछ सोर्सेज वगैरह होते हैं, उनसे पता किया था तो उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी इमाद वसीम के रवैये से नाराज़ है। वो क्यों नाराज़ है? क्योंकि जब आप ऑन फील्ड आते हैं तो अपने कप्तान को आप बताते हैं कि मैंने जाना है या मेरा ये खिंचाव हो गया, कप्तान को और उसके अलावा अंपायर्स को इल्म में रखते हुए आप ग्राउंड से बाहर जाते हैं। ये नहीं कि आपने अंपायर को बता दिया और आप कैप्टन से आपने पूछा नहीं और आप आराम से जो है वो ग्राउंड से बाहर चले गए। और आपने देखा कि जब इमाद वसीम बाहर गए तो शादाब खान से मोहम्मद हफीज़ ने पूछा, यार ये क्या करने गया बाहर? आप वीडियो देखी होगी आपने। उसके बाद वो कहता है कि शादाब खान ने आगे से ऐसे जाहिर किया जैसे उन्हें कुछ भी नहीं पता कि इमाद वसीम क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं। फिर उन्होंने आगे से एक और चीज़ की, उन्होंने कहा यार ये कोई गली क्रिकेट हो रही है। यानी कि फिर उसके बाद इमाद वसीम की जाके टीम मैनेजमेंट को शिकायत की जाती है। थोड़ा मुझे इसका बैकग्राउंड बताएं कि क्या कोई पहले से इख्तलाफात चल रहे थे? आपके ज़राए ने आपको ज़रूर बताया होगा कि क्या कोई टीम में इख्तलाफात चल रहे थे, कोई अम्माद के किसी के साथ, जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो हुआ कि आप ठीक से बात भी नहीं कर रहे दूसरों? टीम में इख्तलाफात अभी तक नहीं हुए, लेकिन कप्तानी के हवाले से कुछ कह सकते हैं। आपके हर बंदे को होता है कि वो कप्तानी करे। इमाद वसीम चूंकि भी कराची किंग्स के भी कैप्टन रहे हैं, उनके नीचे बाबर आजम खेलते रहे हैं, तो बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि बाबर आजम के बाद जो है वो नायब कप्तानी शायद इमाद वसीम को दे दी जाए, लेकिन जो पीसीबी का फैसला होता है वो उसको आपको तस्लीम करना पड़ता है। लेकिन आप ग्राउंड में जाकर इमेच्योर एटीट्यूड नहीं दिखा सकते। और मैंने ये शादाब खान में भी ये चीज़ देखी, क्योंकि जो कैप्टन होता है उसको बड़ा कूल और काम रहना पड़ता है ड्यूरिंग फील्ड। तौसीफ अहमद साहब, हमें सर ये बताइए कि अब ये डिसिप्लिन के मामलात, रवैयों के मामलात, टीम की यूनिटी, इत्तेहाद, ये सारी चीज़ें जीत के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहूँगा कि मैंने जो आपसे पहले कहा कि हमारे पास प्रॉब्लम है बैक स्ट्रेंथ की, जो बैठे बेंच के ऊपर, लेकिन इसमें कसूरवार हमारे जितने लोग पिछले गुजरे हैं ना। देखिए, सिलेक्शन कमेटी होती है, वो सिलेक्ट करके दे देती है, आपका बोर्ड आपको सारा कुछ फैसिलिटीज देता है। जब कप्तान और कोच वो बड़ा पावरफुल होता है, इसलिए कि वो टीम को चला रहा होता है। हमारे जितने कप्तान गुजरे उन्होंने कोई बैकअप तैयार करने की कोशिश नहीं की। मादरत के साथ बड़े बड़े प्लेयर गुजरे, सब हुए। मैं 80s की बात नहीं कर रहा, वहां तो एक आदमी था जब इमरान खान वो बस अपने उस पर करते थे और हमें वहां सक्सेस बहुत मिली, वो तो टाइम दूसरा था। बट इस वक्त हमारे कप्तानों को कसूरवार कहूंगा मैं, और जो है मैनेजमेंट जो भी थी, कि भाई आप प्लेयर बनाया क्यों नहीं आपने उस वक्त ट्राई कर रहे थे आप, जब हम बाहर जा रहे थे। क्योंकि हमारे जितने प्लेयर भी बने हैं ना बाहर, क्योंकि हमें स्ट्रगल बाहर जाके हम बहुत कर रहे हैं। एशिया पे तो हम खेलते हैं, लेकिन बाहर स्ट्रगल करते हैं।
तो उस टाइम में अगर हम कुछ चेंजेस करके प्लेयर्स को खिलाते अपने उसमें, ये कोई 2-3 लड़के मेरे हिसाब से जाया हुए हैं। तो साद अली जो सर दूसरी से तीसरी बार आपने ये बात पॉइंट आउट की है और यकीनी तौर पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यही है, पूरे पाकिस्तान की आवाम इतनी क्रिकेट लवर है कि हर गली मोहल्ले में ऐसा हीरा मौजूद है कि मेरा ख्याल है कि ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बावजूद हमारे पास फिर बैकअप प्लेयर्स क्यों नहीं है? रीज़न क्या है? नहीं, देखिए, ये आप जो ये लफ्ज कह रही है ना, मैं बताता हूँ, आप अभी भी ट्रॉफी में देखिए इतनी सेंचुरीज हो रही हैं, सब हो रही है। मैं समझता हूँ अपनी जगह, और अभी प्लेयर, आपकी बात भी ठीक है कि जो लोग खेल रहे हैं बहुत जबरदस्त हैं, बट उस लेवल का प्रेशर लेना ये एक सबसे मेन चीज है। मैंने बड़े प्लेयर देखे जो बहुत हमारे टाइम में भी पड़ा, उन्होंने परफॉर्म किया, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे गए वो जाके जो है ना एकदम गिर गए नीचे। तो ये सबसे मेन चीज है। देखिए, ऐसा नहीं है, आपके पास ये 40 प्लेयर हमने खिलाए थे यूएई में जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस कर रहे थे, बट वही अभी खेल रहे हैं सारे। लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर लेना मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है, और ये प्लेयरों को सोचना पड़ेगा इस बारे में। ठीक है बिलाल, तौसीफ अहमद साहब कह रहे हैं जी प्रेशर यकीनी तौर पर बहुत होता है, प्रेशर को मैनेज करना, उन हालात में परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये किसने सिखाना है? ये कैसे सीखा जा सकता है? ये एक तो तजर्बे से सीखा जाता है, और दूसरा जब आपके जो कोचेज हैं, आपका उनके साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। कोचेज डिसलाइकिंग लाइकिंग में यकीन ना रखें, मेरिट पर यकीन रखें, खिलाड़ियों को अपने साथ लेकर चलें। अब जिस तरह से मैंने पहले बताया, 2 ओहदे थे मिसबाह हक के पास, अब खिलाड़ी उनसे खुल के बात नहीं कर सकते थे क्योंकि हेड कोच आपका एक दोस्त होता है और चीफ सिलेक्टर से आपका एक अलग रिश्ता होता है। तो अब दोनों एक ही बंदा होना, तो वो उनको बड़ी हिचकिचाहट होती थी खिलाड़ियों को। हमसे भी कई खिलाड़ियों ने आगे कहा यार ये 2-2 ओहदों से बड़ा परेशानी हो गई, हम क्या करें, ना हमें पता चलता है कि हमने क्या करना है, हमारी सिलेक्शन अगर हम, अब कई लोग अपनी इंजरीज नहीं बताते थे हेड कोच को कि यार हमें टीम से बाहर कर देंगे। ये चीज़ खिलाड़ियों को एतमाद में लेना, खिलाड़ियों को डिसिप्लिन में रखना, इसके लिए आपको स्पेशल लेक्चर्स देने पड़ेंगे। इसके लिए जैसे हम कोरोना की आगाही मुहिम हर चैनल पे लगती है, हर जगह लगती है, इसी तरह प्लेयर्स की भी काउंसलिंग के लिए इन्हें लेक्चर्स देने चाहिए। इसी का जवाब मैं तौसीफ साहब से भी जरूर चाहूंगी। तौसीफ साहब, जवाब सवाल एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि जो हमारी टीम का डिसिप्लिन है, जो रवैये हैं, जो उनकी यूनिटी है, वो जीत के कितना करीब ले जाती है टीम को? नहीं, वो करीब, बिल्कुल ही करीब लेके जाती है। और ये कोड ऑफ कंडक्ट और ये डिसिप्लिन, ये वहां मैनेजमेंट बैठी है। देखें, मुझे ऐसा फील होता है कि हमारा अगर कोई की प्लेयर, जिसने अभी देखा आपने अमन, वो कुछ अगर थोड़ी बहुत हल्की कर दें तो वहां रिपोर्ट जब दी जाए तो फेयर रिपोर्ट दी जाए कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं। हम थोड़ा सा बैकफुट पे चले इसलिए जाते हैं मैनेजमेंट भी कि यार अगर ये चला गया ना तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं होगा। हम तो हमारे पास, मुझे याद है अम्माद वसीम का कि जब वो एक टेस्ट दे रहे थे लाहौर में, तो उन्होंने कहा फिटनेस, जाहिर है गोरा तो नहीं मानता इस चीज को, और मिकी आर्थर ने उस पर क्वेश्चन उठाए तो वो नहीं पास कर सकते। इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया जी मैं तो नहीं कर सकता पास, अगर ले जाना ले जाने। तो फिर हम लेके गए, रिक्वेस्ट की, ठीक है गलतियां थी लेकिन इस तरह काम चलेगा नहीं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो मैनेजमेंट वहां जो बैठी है वो बहुत पावरफुल है और उन्हें एक्शन है। अब वक्त ऐसा आ गया, देखें प्रॉब्लम हमें हो रही है, लेकिन आप अगर इस तरह चलेंगे, और हफीज दायरे देखिए हफीज कर रहा है तो आप उसको किस तरह बाहर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सीनियर दोबारा सीनियर आन के खेलेंगे, आपने बैकअप ही नहीं बनाया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बिलाल अकील आपका भी बहुत शुक्रिया। और माहिरीन मुसलसल यही बता रहे हैं कि हमारे पास बैकअप प्लेयर्स होना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा परफॉर्म करने वाले प्लेयर होंगे हमारी टीम्स में रवैयों के मसाइल भी उतने ही कम हो जाएंगे। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मोहलिक कोरोना वायरस हर गुजरते दिन के साथ मजीद मोहलिक होता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, कोरोना वायरस की नई नई इकसाम सामने आ रही हैं और हर किस्म पहले से ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा मोहलिक करार दी जा रही है माहिरीन की जानिब से। गुज़िश्ता 24 घंटों की ही बात की जाए तो लाहौर शहर में कोरोना ने मजीद
14 अफराद को मौत के मुंह में जा लिया है। शहर में 293 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मरीजों की तादाद 64,972 तक जा पहुंची है। महकमे सेहत के मुताबिक पंजाब भर में मूजी वायरस ने मजीद 50 हलाकतें हुई हैं और पंजाब भर में अमवात की तादाद 3,688 रिकॉर्ड की जा चुकी है। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक अब तक 23,13,949 टेस्ट किए गए हैं, जबकि सूबे भर के 244 अस्पतालों में 8,264 बिस्तर कोरोना के मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए मुख्तस किए गए हैं। 3,786 बिस्तर ऑक्सीजन की सहूलियात के साथ कोरोना के मरीजों के लिए मखसूस हैं, जबकि दिसंबर के वस्त में बरतानिया में कोरोना वायरस की एक नई किस्म को दरियाफ्त किया गया था और अब इंकशाफ हुआ है कि ये दीगर इकसाम के मुकाबले में 70% ज्यादा तेजी से फैल रही है और इस नई किस्म में 23 मुख्तलिफ जीनियाती तब्दीलियां पाई गई हैं, जिनमें बेशतर का ताल्लुक वायरस के उन हिस्सों से है जो वायरस को इंसानी खुलियात जकड़ने में मदद देती हैं। लंदन में इस वक्त 60% नए केसेस इसी किस्म का नतीजा है जो बहुत तेजी से फैल रहा है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म भी बनती जा रही है। साइंसदानों ने खदशा जाहिर किया है कि कोरोना वायरस की नई किस्म बच्चों को पुरानी इकसाम के मुकाबले में ज्यादा आसानी से मुतासिर कर सकती है। कोरोना वायरस की ये किस्म पहली किस्म से किस हद तक मुख्तलिफ है, पाकिस्तान में भी इस हवाले से क्या सूरत हाल है, इन तमाम मामलात पे हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर ग़ज़ाला रूबी साहिबा हैं, डायरेक्टर रिसर्च है, आप जनरल अस्पताल से आपका ताल्लुक है, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हमें बताइए, कोरोना तो शिद्दत पकड़ रहा है और अभी जो एक नई किस्म की बात हो रही है, म्यूटेट हो गया दोबारा से, वो ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूके में ये 7 दिसंबर को कुछ केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं उनके जीन्स को सीक्वेंस किया गया जी। नई किस्म दरियाफ्त करने का ये साइंटिफिक तरीका होता है कि उनके हर जीन्स को टेस्ट किया जाता है, सीक्वेंस किया जाता है, जिससे आप अलग अलग उनके न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कवर कर लेते हैं, जिससे पता चलता है कि वो नॉर्मल है या डिफरेंट है। तो नॉर्मल देखने के लिए ये होता है कि जो नॉर्मल सीक्वेंस है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो इसलिए जब सीक्वेंस किया गया तो पता चला कि नॉर्मल से एक नहीं, काफ़ी दफ़ा डिफरेंट था। पहले केसेस जो उन्होंने कुछ किए उसमें 4 जीन्स में चेंजेस थी और बाद में जो किए तो वो 4 जीन से ज़्यादा में चेंजेस थी। इसका मतलब है कि आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में चेंजेस हैं। जैसे आप कोई वॉल बना रहे हैं तो उसकी ईंटों की हर किस्म हर महीने चेंज हो रही है, लेकिन ये एक ड्रास्टिक चेंज था जो कि काफ़ी ज़्यादा देखा गया। और जो अब 62% केसेस लंदन में, वेल्स में, नॉर्दर्न आयरलैंड में रिपोर्ट हुए हैं, वो इसको सुपर कोविड वायरस कहा गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये वायरस म्यूटेट होता है, चेंज होता है, अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है, ये हम बात मुसलसल सुनते आ रहे हैं, ये किस बुनियाद पे करता है? ये इसलिए कि ये वाला सीजन इसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। मैंने शायद आगे भी अपनी कितनी जगह पे बताया कि ये वायरस की एक करेक्टरिस्टिक, ये मेजर इसका करेक्टरिस्टिक है ये कि अपनी म्यूटेट होता है बहुत रैपिडली, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है और आरएनए वायरसेस अपनी शक्ल तेज़ी से बदलते हैं और ये उसमें से एक वायरस ऐसा है। और तीसरी बात यह है कि जो डिफरेंट जियोग्राफिकल पोजीशंस इसकी चेंज होती हैं तो हर जगह से बदलता है। जैसे वुहान से चला तो फिर चेंज होता गया। उसके बाद विंटर सीजन इज वेरी फेवरेबल फॉर द ट्रांसमिशन एंड फॉर द म्यूटेशन। इसकी म्यूटेशन के लिए भी बड़ा फेवरेबल है और 70% ट्रांसमिशन जो है वो दूसरे वायरस के मुकाबले में इसमें ज़्यादा है कि ये तेज़ी से ट्रांसमिट होगा, लेकिन ये कम लीथल है। लीथल कम है लेकिन ये ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से होगी। लीथल इसलिए कम कहा गया कि अगर लीथल हो तो मरते जाएं लोग, ट्रांसमिशन कम हो जाएगी, लेकिन ये ट्रांसमिट बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत रैपिडली हो रहा है और ये आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। एक आपके अंदर होती है प्रूफ रीडिंग, जिसको आप कॉपीराइट का नाम देते हैं। आप अगर एक स्क्रिप्ट लिखें, कोई और दूसरे को कहें वो उससे कॉपी करे तो उसकी चीजें चेंज होती जाएंगी ना। बिल्कुल होती। तो जब आखिर तक वो पहुंचेगा तो वो काफी चेंजेस आ चुकी होंगी। तो इसको कहते हैं कि जो हमारे अंदर एक अल्लाह ताला ने नेचुरल प्रूफ रीडिंग का सिस्टम बनाया है कि जब हमारे सेल्स रेप्लिकेट होते हैं तो एक हमारा प्रूफ रीडर आता है, वो उसको रीड करता है कि आया सेल जाकर सही जुड़ रहे हैं या नहीं। तो एक आध अगर ब्लॉक फर्क होगा, जैसे आपका मजदूर एक पूरी दीवार बना देता है तो एक बिल्कुल डिफरेंट होती है तो उसको चेंज कर लेता है, लेकिन जब ज्यादा होती है तो उसको चेंज नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो तो इसको कहते हैं कि म्यूटेट होकर बिल्कुल अपनी शक्ल बदल चुका है। ठीक डॉक्टर साहब, ये जो नई किस्म की बात कर रहे हैं ये बच्चों को भी बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही है। जी हाँ, इसमें चेंजेस
सबसे ज्यादा ये है कि यंगस्टर्स, चिल्ड्रन और फीमेल। पिछले वाली जो फर्स्ट वेव थी उसमें फीमेल वर लेस इन्फेक्टिव, उसमें मेल वर इन्फेक्टेड मोर एज कम्पेयर टू द फीमेल। लेकिन इसमें फीमेल भी उतनी ही दे आर प्रोन टू द इन्फेक्शन जितने के मेल हैं। और इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ है, जबकि पहली वेव में नहीं था कि बच्चे इन्फेक्ट नहीं थे, कोई कोई एक आध केस रिपोर्ट हुआ था, लेकिन अब बच्चे भी रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी कल भी हमने अपने 2 केसेस में बच्चे रिपोर्ट किए हैं जो पॉजिटिव थे, और इसमें फीमेल भी इन्फेक्टेड हैं। जबकि साइन और सिम्टम वही हैं, जो लोग सिम्टोमेटिक हैं उनमें सेम है कि हाई ग्रेड का फीवर है और फ्लू के साथ ये कंप्लेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। लेकिन बहुत से यंगस्टर जो हैं वो एसिम्टोमेटिक भी हैं। और आप सोचें कि अब अभी तो फ्लाइट्स उन्होंने सिर्फ 48 आवर्स से सस्पेंड की हैं। लेकिन उससे पहले जो फ्लाइट्स आ चुकी हैं वो तमाम पूरी दुनिया में गई हैं। तो अगर वो लोग खुद इन्फेक्ट नहीं भी हुए, बट दे मस्ट कैरी द इन्फेक्शन एंड दे आर प्रोन टू ट्रांसमिट इट टू द अदर पीपल। डॉक्टर साहब, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में ही अब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक सूबे से दूसरे शहर में, या फिर लोगों का आना जाना बहुत तेजी से हो रहा है। इसी वजह से ये वायरस इस तरह से, इस बुरे तरीके से पूरी दुनिया में फैल चुका है। मजीद भी इस पे बात करते हैं, लेकिन इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ महकमा सेहत कोशिश कर रहा है, जिला इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है। और 4 रोज पहले लाहौर शहर के कुछ मजीद इलाकों में, कुछ मजीद मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। वहां की क्या सूरत हाल है, किस हद तक SOPs को अपनाया जा रहा है, किस हद तक सख्ती की जा रही है स्मार्ट लॉकडाउन के तहत, बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना फाहद हमारे साथ मौजूद है। राना फाहद, बताइएगा कौन से इलाके में आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल सिद्रा, मैं इस वक्त इलामा इकबाल टाउन के नश्तर ब्लॉक में मौजूद हूं और यहां पर हाउस नंबर 6 से हाउस नंबर 15 तक जो है वो कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन लगाया गया था। और इसके साथ साथ लाहौर के कुल 22 इलाके हैं जहां पर जो है वो जिला इंतजामिया, महकमा सेहत और पुलिस की जानिब से जो है वो जॉइंट वेंचर करते हुए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था। मगर सूरत हाल जो है वो ये है कि इस इलाके में ज्यादा जो है वो कोरोना वायरस के मरीज सामने आने पर इस इलाके को बंद किया गया था, सील किया गया था, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था। मगर हकीकतन यहाँ पर जो है वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये गली है वो जहाँ पर सिर्फ बाहर एक बैरियर खड़ा पड़ा है और इसके अलावा यहाँ पर कोई पुलिस एहलकार को, कोई जिला इंतजामिया का जो है वो अफराद, कोई भी जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता। रूटीन के मुताबिक लोग जो हैं वो घरों में आ जा रहे हैं और गलियों से गुजर रहे हैं। कोई भी यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल दिखाई नहीं देती। सिर्फ एक बैरियर यहाँ पर रखा गया और जो यहाँ के रिहायशी उनका कहना है कि चंद रोज कबल, यानी कि 3 से 4 रोज कबल यहाँ पर जो है वो 1-2 पुलिस एहलकार खड़े किए गए थे, बैरियर लगाया गया था। मगर उसके बाद अगले ही दिन जो है वो यहाँ से वो तमाम लोग चले गए और अब तक जो है वो यहाँ पर कोई नहीं आया। इसके अलावा अगर बात की जाए मुस्लिम टाउन, किसी इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो उसका दौरानिया 10 से 14 दिन बताया जाता है। ये 2 दिन बाद ही ये कौन सा लॉकडाउन है कि जिसे खत्म कर दिया गया है? जी बिल्कुल सिद्रा, हम भी पहले तो ये इलाका जो है वो समझ नहीं आ रही थी कि लॉकडाउन है कहाँ पर। तो हमने ये पूरा इलाका घूमा मगर हमें कहीं पर भी जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल दिखाई नहीं दी। इसके बाद अगर बात की जाए वादत रोड मुस्लिम टाउन की, वहां पर भी जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का कहा गया था। हम वहां पर भी गए, वहां पर भी सूरत हाल देखी, मगर वहां पर भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं थी। यानी कि वहां पर भी कोई एहलकार, पुलिस का एहलकार हमें दिखाई नहीं दिया और सिर्फ वहां पर भी सिर्फ 2 बैरियर दिखाई दिए जो बिल्कुल बैरियर भी बेयारो मददगार पड़े थे, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। पुलिस और जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की टीमें तो दूर की बात, यहाँ पर एक कोई एहलकार भी खड़ा दिखाई नहीं देता। लोग में जो है वो इंतजामिया और पुलिस का तो कोई भी मेंबर वहां पर मौजूद नहीं है। अब हमें ये बताइए कि जिला इंतजामिया की जानिब से एक और काम किया जाता है कि जो भी स्मार्ट लॉकडाउन के मकामात है या फिर जो स्पेसिफिक घर हैं उनके गेट पर एक नोटिस चिपका किया जाता है जिस पर लिखा जाता है कि ये कोविड इन्फेक्टेड है तो इनसे जरा लोग दूर रहें, इनके घर ना जाएं। ऐसा कुछ मामला है वहां पर? जी बिल्कुल सिद्रा, ऐसा भी यहाँ पर कोई मामला दिखाई नहीं देता। कोई हमें यहाँ पर जो है वो नोटिस चिपका दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही है कि यहाँ हम जिस तरह रूटीन में यहाँ से लोग गुजरते हैं, जिस तरह रूटीन में यहाँ पर रश होता है, जिस तरह रूटीन में लोग अपने घरों में आते जाते हैं, उसी तरह जो है वो इन गलियों में से लोग गुजर रहे हैं, अपने घरों में आ जा रहे हैं।
कोई भी यहाँ पर सूरत हाल दिखाई नहीं देती कोरोना लॉकडाउन। बहुत शुक्रिया राना पाहत, आप हमारे साथ मौजूद रहे, डिटेल्स बता रहे थे। इलामा इकबाल टाउन के नश्तर ब्लॉक में आप मौजूद थे। वहां पर कागजात में तो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है, लेकिन वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। 2 दिन के लिए लगाया गया, लेकिन उसके बाद खोल दिया गया है। डॉक्टर साहबा, लोग एहतियात नहीं बरत रहे, इंतजामिया उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा रही, ये सूरत हाल हमारे लिए कितनी खतरनाक है? हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब आप देखें ना, ब्रिटेन में जब ये डिस्कवर हुआ है कि न्यू वायरस है, तो वहाँ Tier 4 का लॉकडाउन लगा है, ठीक, जिसका मतलब ये है कि आप अपने घर से भी नहीं निकल सकते। हमारे यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज अरूज पे हैं, हमारे यहाँ वेडिंग सेरेमनीज अरूज पे हैं, बिल्कुल, मार्केट्स अरूज पे हैं, बर्थडेज हो रही हैं। आपने सिर्फ अगर बंद किए हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए हैं। हालांकि सिर्फ छोटे बच्चों के स्कूल बंद कर देते, बड़े बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेज लेवल के बच्चे, दे आर इटसेल्फ वेरी मेच्योर और उनको ज़रूरत नहीं थी रेगुलराइज कराने की, लेकिन हमने बाकी सब कुछ ओपन किया हुआ है। पहली वाली जो वेव थी उस पर बड़ा अच्छा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया हमने, बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर लिया। हम जुलाई में, जून में हम पीक पे थे और जुलाई के एंड में हम लो आना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि लॉकडाउन अफेक्ट करते हैं। इसका वाहिद हल सिर्फ यही है कि आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें। हमने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रूज पे हर चीज़ें उसी तरह, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं। तो ये जब तक लॉकडाउन नहीं होगा इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि फिर वही होगा कि हमारे हॉस्पिटल्स में जगह ख़त्म होती जाएगी। अभी तो वो है कि अभी वो प्रॉपर इसी तरह के नॉर्मल लोग टेस्टिंग पे भी नहीं आ रहे। ये सिर्फ वो लोग टेस्ट पे हैं जो नॉर्मल हॉस्पिटलाइज हैं, जिन्होंने कोई सर्जरी करानी है, प्री ऑप उनके केसेस टेस्ट हो रहे हैं, और या जो हॉस्पिटल के हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो अपने टेस्ट करवा रहे हैं, उसमें से ही हम पॉजिटिव निकाल रहे हैं। अभी तो ये जो रैंडम चेक इन लोग आते हैं वो नहीं आ रहे, उस तरह टेस्टिंग नहीं हो रही। ये हुकूमत भी क्या करे, लोगों को ये थोड़ा बहुत हमें खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी चाहिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स को कोई भी ऐसी गैदरिंग ना करें, किसी को इन्वाइट ना करें, खुद ना जाएं लोगों को ये बताने के लिए कि वी कैन नॉट कम बिकॉज ऑफ द कोविड, ताकि वो लोग अपनी सरगर्मियां महदूद कर दें इसको। डॉक्टर साहब, यहाँ तो बर्थडे पार्टीज हो रही हैं कि अगर ना हुई तो पता नहीं कौन सा जीने मरने का सवाल हो जाएगा। भाई बच जाएंगे तो अगले साल जरा डबल बर्थडे कर लीजिएगा। उन्होंने अपनी क्रिसमस को लॉकडाउन किया हुआ इस दफा उन्होंने कहा कि क्रिसमस पे भी कोई भी नहीं खाएगा। हाँ जी बिल्कुल, अपने घरों में आप क्रिसमस सेलिब्रेट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें वायरस की म्यूटेशन पे हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ इस पे रिसर्च हो रही है, हमारे यहाँ इस पे काम हो रहा है। और दूसरा ये भी बताइए कि ये वायरस हर इलाके में उसके लोगों के मुताबिक, माहौल के मुताबिक, मौसम के मुताबिक मुख्तलिफ तरह से अपनी शक्ल बदलता है। जी बिल्कुल, ये पहले भी मैंने बताया कि विंटर इसके लिए बहुत अच्छा सीजन है। जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो आपका ट्रांसमिशन का रेट कम हो जाता है, क्योंकि ये वायरस 26 डिग्री के बाद सर्वाइव नहीं करता। ठीक, तो ये तो अभी तो विंटर सीजन है, 26 तो बहुत कम होगा, सिर्फ उन्हीं जगह पे होगा जब गर्म है। और सर्दियों में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जगह बंद होती हैं, ठीक है, और ट्रांसमिशन का रेट बढ़ता है, ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेगा। और चूंकि नई नई किस्म आ रही है तो इसका काम ही ये होता है कि पहले जब एंटर होता है आपके नेजोफ्रेंजियल स्वैब्स से जब हम टेस्ट करते हैं, तो आपके फेरेंक्स में जब एंटर होता है तो उसका फर्स्ट रोल ये होता है कि ऑर्डर करता है कि आप अपनी प्रोटीन बनाना बंद करें, क्योंकि इसने जाकर अपनी प्रोटीन बनानी होती है। आपका इम्यून सिस्टम खराब करता है, फिर वो रॉन्ग प्रोटीन सिंथेसाइज होना शुरू हो जाती है, फिर रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि आपका सबसे पहले इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, आपके बॉडीगार्ड सबसे पहले इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। तो इसके लिए यही है कि आप एहतियात करें, अपना इम्यून सिस्टम बेहतर बनाएं, और किसी भी ऐसी जगह पे अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी फ्रेंड्स को ना भेजें, ना खुद जाएं। और जिस सिर्फ मजबूरी में, जैसे हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हमारी तो एक मजबूरी है कि अगर हम नहीं होंगे तो फिर बाकी लोग क्या कैसे करेंगे। तो इतनी सी बात है कि आप जब ऑनलाइन बच्चे क्लासेस ले सकते हैं ना, तो मेरा ख्याल है बाकी सब एक्टिविटीज सस्पेंड हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट हमें वैक्सीन के हवाले से भी बताइए कि पाकिस्तान में भी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और लोग अब वैक्सीन का भी इंतजार कर रहे हैं, और लोगों को लगता है कि बहुत जल्द वैक्सीन मिल जाएगी और वैक्सीन हमें 100% बचा लेगी। ऐसा नहीं है। वैक्सीन होपफुल ज़रूर है, अल्लाह करे कि ऐसा हो, आई विश कि ऐसा हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये वायरस बहुत तेज़ी से म्यूटेट कर रहा है। सिंगल स्ट्रैंडेड जितने भी वायरसेस होते हैं उनकी वैक्सीन बनानी मुश्किल होती है। ठीक। आज तक HIV और HCV की वैक्सीन नहीं बनी। इसकी वैक्सीन पे बहुत तेज़ी से काम हुआ, और सिर्फ एक जगह नहीं, अब इस वक्त 5 वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है।
और जिनमें से 2 वैक्सीन के ट्रायल हमारे मुल्क में भी हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये पहले ट्रायल हैं, उसके बाद सेकंड ट्रायल होंगे। उन सेकंड ट्रायल के बाद पता चलेगा कि आया ये जो वैक्सीन लग रही है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज हम बनाना चाह रहे हैं वो एंटीबॉडीज उस वायरस के लिए इफेक्टिव हैं कि नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि सबसे पहले ये वैक्सीन जो है बाहर तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगाई गई है, क्योंकि वो पहली उसके बाद भी ट्रायल के बाद भी दे आर एक्सपोज टू द वायरस अगेन एंड वेदर दिस वायरस इन्फेक्ट देम आफ्टर द फर्स्ट एक्सपोजर और नॉट। लेकिन ये सेकंड ट्रायल के बाद पता चलेगा। जब उनके सेकंड ट्रायल का एनालिसिस होगा तो फिर पता चलेगा कि आया ये वैक्सीन बेहतर है। लेकिन चूंकि वहाँ मेजर म्यूटेशन हो चुकी है ब्रिटेन में और वो कितनी जगह पे यूरोप में या दूसरी कंट्रीज में गया भी होगा ये वायरस, तो आया हमने जो नए म्यूटेंट हैं वो उसमें म्यूटाजेंस ऐड किए हुए कि नहीं ऐड किए। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ये भी बताइए कि जैसा कि पूरी दुनिया को इस वायरस ने मुसीबत में डाला, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई, बहुत सारा खतरनाक सूरत है, हम लोग कहीं ना कहीं बचे रहे हैं। तो जो भी हम वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं किसी दूसरे मुल्क की वैक्सीन का, वो हमारे लोगों के लिए भी उतनी ही अच्छी साबित होगी, उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके आएंगे। ये हमें सेकंड ट्रायल के बाद पता चलेगा। लेकिन चूंकि ये वायरस तो वही है, अमूमन क्या होता है जी, अमूमन तो ये है कि जो वायरस तो वही है ना, उसी वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई गई है, उसी वायरस के वही न्यूक्लियोटाइड्स को रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट जनरेट की गई हैं। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम होता है आपका, जो आपने इंजेक्ट करना होता है पेशेंट में। जब वो चला जाएगा तो उसके बाद सेकंड ट्रायल होगा, तो उस पर फिर सही पता चलेगा कि आया कितनी इफेक्टिव है। दूसरी बात यह है कि ये क्या यंगस्टर्स में ज़्यादा इफेक्टिव है या 50 प्लस के लोगों में, तो ये दोनों जी हाँ। ये दोनों को एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये कहा जा रहा है कि 50 प्लस के लोगों में ये इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। सही, ठीक है, तो यंगस्टर्स में ज़्यादा इफेक्टिव होगी, वही सबसे ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि उन एज के साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम वो नहीं रहता, वीक हो जाता, और एज के साथ साथ बहुत से लोग जो होते हैं वो आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, निमोनिया और ये वाली चेंजेस होती हैं विंटर में, फ्लू, नज़ला, बुखार। अच्छा डॉक्टर ये बहुत आम है। ये हमें ये बताइए कि आप पूरे डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं, सारे केसेस का कोरोना के आपको पता होता है, जो भी पॉजिटिव हो, अभी तक आपके पास कोई केस ऐसा रिपोर्ट हुआ हो जो री इन्फेक्ट हुआ हो? जी बहुत से केसेस री इन्फेक्ट हुए हमारे अपने, आई वॉन्ट लाइक टू टेल यू द नेम, लेकिन हमारे अपने हॉस्पिटल के 1-2 डॉक्टर्स जो हैं वो री इन्फेक्ट हुए हैं। ठीक। और पहली दफ़ा वो वेव ऐसे ही चली गई, उनको पता नहीं चला, लेकिन वो थे पॉजिटिव थे, और सेकंड दफ़ा वो बड़े सीरियसली इन्फेक्ट हुए हैं। इसको कहते हैं रिकरेंस ऑफ द वायरस या रिलैप्सर ऑफ द वायरस। जो रिकरेंस वायरस की हो रही है कोविड की, वो बहुत बुरी हो रही है, वो सीवियर इन्फेक्शन के साथ हो रही है। पहली दफ़ा अगर वो हो गए हैं तो इसलिए लोगों को कहा जाता है कि क्योंकि ये पहले ही बता दिया गया था कि जो एंटीबॉडीज बनती हैं इस वायरस के अगेंस्ट वो 3 महीने के बाद फेड अवे हो जाती हैं। ठीक है, कुछ लोगों में अगर 3 महीने से ज़्यादा रही हैं तो 4-5 महीने के बाद या मैक्सिमम 6 मंथ्स के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ एंटीबॉडीज टेस्टिंग का भी सिस्टम है, तो बहुत से लोगों में वो एंटीबॉडीज खत्म हो गई हैं, तो इसलिए ये कहा गया था कि आप अपनी ज्यादा एहतियात करें, पहले से ज्यादा एहतियात करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अगर आपको पहले कोविड पॉजिटिव आप हो चुके हैं तो ये गलतफहमी जहन से निकाल दें कि दोबारा पॉजिटिव नहीं हो सकेंगे, इसलिए एहतियात जरूर करें। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम जिसे अपनी सकाफत का निशान कहते हैं, फन की दुनिया में उसे नूर जहां कहते हैं। नाज़रीन, मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहां को मद्दाहों से बिछड़े आज 20 बरस बीत गए हैं, लेकिन उनकी सुरीली आवाज़ आज भी उनके गीत सुनने वालों के कानों में रस घोलती जा रही है। बाबा बुल्ले शाह की नगरी कसूर में 21 सितंबर 1926 को आंख खोलने वाली अल्लाह वसाई ने बड़े होकर नूर जहां के नाम से बहुत शोहरत पाई और उन्होंने अपने फनी करियर का आगाज 1935 में पंजाबी जबान में बनने वाली पहली अव्वलीन फिल्म शैला उर्फ पिंड दी कुड़ी से बतौर चाइल्ड स्टार बेबी नूर जहां के नाम से किया था। और बेबी नूर जहां ने बतौर चाइल्ड स्टार मुतादिद फिल्में की, जिनमें बहुत सारी फिल्में हैं, जिसमें सस्सी पुन्नू भी है, हीर सियाल भी शामिल है। मौसीकार गुलाम हैदर ने 1941 में उन्हें अपनी पहली फिल्म खजानची में प्लेबैक सिंगर के तौर पर मुतारिफ करवाया।
और उसी बरस मुंबई में बनने वाली फिल्म खानदान उनकी जिंदगी का एक और अहम संगे मील साबित हुई। उसे फिल्म की तैयारी के दौरान हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी से उनकी शादी हो गई, जबकि क़याम पाकिस्तान के बाद वो अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी के हमरा मुंबई से कराची मुंतकिल हो गई। अदाकारी हो, गुलकारी हो, नूरजहां का अंदाज शानदार, मुनफरिद और हर देखने वाले की पसंद का हिस्सा रहा है। मलिका तरन्नुम नूरजहां की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं, आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। मलिका तरन्नुम नूरे जहां एक ऐसी फनकारा जिन्हें जनूबी एशिया की पहली मेगा स्टार करार दिया जाता है। नूरे जहां फन के जहान का ऐसा नूर थी कि जिस किसी को भी उनसे निस्बत हुई उसके भाग जाग उठे। नूरे जहां 21 सितंबर 1926 को बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर में मौसीकी से वाबस्ता एक घराने में पैदा हुई। उनका पैदाइशी नाम अल्लाह वसाई था। नूरे जहां के उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद खान अल मारूफ गामे खान थे, जिनसे वो लगभग 70 बरस तक मौसीकी की तालीम हासिल करती रहीं। मलिका तरन्नुम नूरजहां को हिंदुस्तान की अजीम गुलकारा लता मंगेशकर मलिका तरन्नुम नूरजहां को अपनी बड़ी बहन और गुरु मानती थी। मैं फैन तो अगर यहाँ के आप कहेंगे तो मैं नूरजहां जी की फैन थी हूँ। लता जी, लोग कहते हैं भी तुम्हें इतना मानती हैं, लता जी तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नजर में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। 1934 में नूरे जहां अपनी बड़ी बहन ईदन और हैदर बांदी के साथ कलकत्ता चली गई, जो उस वक्त बर्रे-सगीर की फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ जाना जाता था। ये वो दौर था जब बर्रे-सगीर में फिल्मसाजी का आगाज हो रहा था। कलकत्ता में अल्लाह वसाई की मुलाकात उस दौर की मारूफ गुलकारा मुख्तार बेगम के साथ हुई, जिन्होंने उनकी सलाहियतों से मुतासिर होकर उन्हें अपने शौहर आगा हशर काश्मीरी के थिएटर में काम दिलवाया। वहीं से अल्लाह वसाई को बेबी नूरे जहां का नाम मिला। शौकत हुसैन रिजवी की फिल्म जुगनू में यूसुफ खान अल मारूफ दिलीप कुमार को नूरे जहां के मुकाबिल हीरो कास्ट किया गया। जुगनू ही से बर्रे-सगीर को दिलीप कुमार जैसा अजीम अदाकार नसीब हुआ। मलिका तरन्नुम नूरे जहां ने सैकड़ों फिल्मों के लिए लाजवाल गीत गाए। उन्होंने अपनी गायकी को प्लेबैक सिंगिंग तक महदूद न रखा। 1965 और 1971 की पाक भारत जंग में मलिका तरन्नुम नूरजहां की खिदमात को अहले वतन इंतहाई एहतराम की निगाह से देखते। मलिका तरन्नुम ने अपने तवील कैरियर में नौशाद आजम से लेकर ख्वाजा खुर्शीद अनवर, मास्टर इनायत हुसैन, रशीद अत्रे, निसार बस्मी, मास्टर अब्दुल्ला, नजीर अली, वजीर अफजल, एम अशरफ, ताफू और जुल्फकार अली समेत 20 मौसीकारों के गीत गाकर म्यूजिक लवर्स को सुरीले गीतों का एक क्या बात है जी। कहती हैं कि गाएगी दुनिया गीत मेरे, और यकीन जानिए कि आज तक दुनिया उनके गीत गा रही है, बल्कि उनके गुण गा रही है। मलिका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ में जितने भी ट्रैक गाए जाते थे वो किसी भी फिल्म की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे। और इसी खूबसूरत यादों के साथ मलिका तरन्नुम नूरजहां को खराज अकीदत पेश करते हुए मुझे अपनी इजाज़त देनी है। कल सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।